भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ लोहारू। लोहारू की स्थापना सन 1570 के अंदर की गई थी। यहाँ पर एक लोहारों की बस्ती थी जो कि जयपुर के राजाओं के टकसाल में काम कर सिक्के बनाने का काम करती थी। उन्हीं के बस्ती के नाम पर इसका नाम लोहारू पड़ गया। आज के हमारा विषय जो है लोहारू रियासत के बारे में है, जो सन 1803 के अंदर अहमद बख्श खान ने स्थापित की थी। अहमद बख्श खान ने 1806 से 1827 तक लोहारू के ऊपर राज्य किया। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, उस समय दिल्ली की गद्दी पर जो है नी शाह आलम, जिसके बारे में कहा जाता शाह आलम दिल्ली से पालम, जो मुगल सम्राट था, उसकी पावर नाम मात्र की थी। असली पावर मराठा थे जो दिल्ली और सारे हरियाणा के ऊपर जो नहीं राज्य करते थे। लेकिन हरियाणा के अंदर उस समय कुछ छोटी छोटी रियासतें भी थी, जैसे कुंजपुरा, छछरौली, कलसिया और ये जींद वगैरह, कुंजपुरा। लेकिन मेन इस पार्ट के ऊपर जो नहीं वो मराठों का राज्य था, जो कि ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया के नीचे आता था। सन 1803 के अंदर 11 सितंबर 1803 को अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज़ों का कमांडर इन चीफ लॉर्ड लेक था और जो नहीं हरियाणा का सारा एरिया जो नहीं वो अंग्रेज़ों के नीचे आ गया। लेकिन अंग्रेज़ अपने राज्य को यमुना से इधर नहीं लाना चाहते थे, वो इस राज्य का ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहते थे। इतने एरिया पर ही राज्य करना चाहते थे जो जिसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकें। इसलिए उसने हरियाणा के इस जीते हुए इलाकों को छोटी छोटी रियासतों के अंदर बांट दिया, जैसे कि झज्जर की रियासत, बहादुरगढ़ की रियासत, पटौदी रियासत, लोहारू रियासत। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सी रियासतें बनाई गई। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूँ, लोहारू की रियासत जो नहीं वो अहमद बख्श खान ने रखी। अहमद बख्श खान जो नहीं वो बोखारा के रहने वाले थे, जो आजकल जो नहीं उज़्बेकिस्तान के अंदर है। अहमद बख्श खान का पिता आरिफ जन खान जो नहीं वो उज़्बेकिस्तान से शाह आलम के समय में दिल्ली आया था, और जो नहीं उसी का बेटा अहमद बख्श खान था। उसने लड़ाई के अंदर अंग्रेज़ों की पहले उसने मराठों की नौकरी की, फिर अलवर के राजा की नौकरी की। अलवर के राजा ने अपना एजेंट बनाकर उसको लॉर्ड लेक के पास भेजा। उसने लॉर्ड लेक की बहुत सेवा की और पहला एंग्लो मराठा वार और दूसरे एंग्लो मराठा वार में भी लॉर्ड लेक का बड़ा साथ दिया। जो नहीं जसवंत राव होलकर जब पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से मिलने के लिए लाहौर गया, तब भी लॉर्ड लेक ने उसका पीछा किया और उसके समय जो है नहीं अहमद बख्श खान भी उसके साथ था। अहमद बख्श खान ने खुश होकर उसको 5 परगने दे दिए, जिनको 5 महल भी कहते हैं, जिनमें मेवात का इलाका था, जिसके अंदर जो है नहीं फिरोजपुर, जीरका, पुनाना, नगीना, संकरा और बिछूर थे। अलवर के राजा ने भी खुश होकर उसको लोहारू का परगना दे दिया और इस प्रकार लोहारू रियासत की नींव पड़ी। अहमद बख्श खान जो था वो 1827 तक जिंदा रहा। 1827 में उसकी मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार के पास उसको दफना दिया गया। उसके बाद गद्दी के ऊपर उसका बड़ा बेटा जो नहीं वो शमसुद्दीन बैठा। अहमद बख्श अपने पुत्रों को कहकर गया था कि अपना राज्यों को बांट लेना, लेकिन पुत्रों में झगड़ा हो गया। जीत शमसुद्दीन की हुई और वो गद्दी पर उसने सारे राज्य पर कब्जा कर लिया। या फिर 1832 से लेकर 1835 के अंदर दिल्ली का अंग्रेज रेजिडेंट विलियम फ्रेजर बन के आया। उसने जो है नहीं शमसुद्दीन के भाइयों को, मीमुद्दीन और जियाउद्दीन को भड़का दिया और कहा उस मेरी कोर्ट के अंदर शमसुद्दीन के खिलाफ मुकदमा कर दो। एक दिन शराब के नशे में उसने विलियम फ्रेजर ने शमसुद्दीन को अपने घर से भी निकाल दिया। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं विलियम फ्रेजर कोई अच्छे चरित्र का आदमी नहीं था और उसने शमसुद्दीन की चचेरी बहन के साथ भी बदतमीजी की थी। इससे शमसुद्दीन बड़ा नाराज हो गया और उसने अपने शिकारे दरोगा करीम खान को जो है कह करके विलियम फ्रेजर की हत्या करवा दी। विलियम फ्रेजर की हत्या
22 मार्च 1835 को की गई थी। करीम खान को इसके अंदर इस केस में फांसी दे दी गई थी। उसे 28 अगस्त 1835 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके साथ अन्ना नाम का एक आदमी भी था जो कि सरकारी गवाह बन गया। इसी केस में शमसुद्दीन को भी 8 अक्टूबर 1835 को मोरी गेट और कश्मीरी गेट के मध्य बीच में फांसी दे दी गई। मुसलमान बहुत नाराज हुए, लेकिन अंग्रेजों के दबाव से अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उर्दू प्रेस की स्थापना की। उसकी मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूँ कि उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर हुआ है दाग देलवी, वो इसी शमसुद्दीन का बेटा था। शमसुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई, उसका कजन ब्रोदर, नॉट चचेरा, कजन ब्रोदर अमीनुद्दीन खान 1835 के अंदर गद्दी पर बैठा और जो 1869 तक उसने लोहारू पर राज्य किया। 1857 के अंदर लोहारू के नवाबों में न अंग्रेजों का साथ दिया और न मुसलमानों का साथ दिया, इसलिए वो इस प्रकार वो अपने राज्य को बचा गए। 1869 में उसकी मृत्यु के बाद उसका लड़का अलाउद्दीन अहमद खान गद्दी पर बैठा, जिसने 1869 से 1870 तक राज किया। इसके राज्य की मुख्य घटना ये है, राज्य में अकाल पड़ गया। जैसे राजा जनता का शोषण करते हैं, नवाब भी जनता का भारी शोषण करते थे और किसानों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन 1857 उनका नेता धोनी बद्दा जाट था। बद्दा जाट को 1877 के अंदर फांसी 1877 के अंदर फांसी दे दी गई और वह बद्दा जाट मंडोली गांव का रहने वाला था। उसके बाद 1884 के अंदर अमीरुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसका बेटा अजूद्दीन अहमद खान, अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और 1884 में अमीरुद्दीन अहमद खान जो गद्दी पर बैठा, जिसने 1884 से 1920 तक राज किया। अमीरुद्दीन जो वो बड़ा विद्वान आदमी था, वो मलेरकोटला का एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा। इस दौरान 1893 से 19 तक मलेरकोटला का एडमिनिस्ट्रेटर रहा और जो इस दौरान उसके लोहारू का कामकाज उसके भाई बदरुद्दीन ने चलाया। वो बड़ा विद्वान आदमी था, वायसरे की काउंसिल का सदस्य भी था और पंजाब असेंबली का लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी था, वायसराय की काउंसिल का मेंबर भी था। उसने राज्य के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 1909 के अंदर जमीन की सेटलमेंट कर दी और 73,000 रुपये वार्षिक तय कर दिया, वार्षिक टैक्स। और ये भी कहा 1935 तक इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। इससे कि उसके 1920 के बाद उसका लड़का अजीजुद्दीन गद्दी पर बैठा, जो 1920 से 1926 तक राज किया। लेकिन 1919 में दोबारा सेटलमेंट करके 1923 के अंदर टैक्स को बढ़ा दिया गया और जो आमदनी रियासत की 73,000 रुपये वार्षिक थी उसको 94,000 कर दिया गया। इसके अंदर बहुत से नए टैक्स लगा दिए गए जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ऊँटों के ऊपर टैक्स लगा दिया, ऊँट टैक्स। विधवा विवाह जो कि जाटों में एक विशेष प्रथा है, अपने भाई की मृत्यु के बाद छोटे भाई का लत्ता डाल दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। राजा ने विधवा विवाह टैक्स भी लगा दिया और विधवा विवाह अपनी मर्जी से करने लगा। उसने नंबरदारों के ऊपर भी, जो कि एक पैतृक पद होता था, उस पर भी टैक्स लगा दिया और व्यापारियों को बाट सफाई टैक्स लगा दिया, भेड़ बकरियों पर टैक्स लगा दिया, बैल टैक्स लगा दिया, पत्थर की खानें होती थी उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। जो खेती बाड़ी के लिए कुछ खेती बाड़ी कुओं के पानी से की जाती थी, कुओं के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। जनता त्राई कर उठी और इन नए टैक्सों के विरोध के अंदर जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसका नाम मुक्ति आंदोलन था। इस आंदोलन के नेता जो थे वो गागड़वास के चौधरी हीरानंद जी और हीरानंद जी सोरेन व फरटिया केर के जीराम जी सोरेन नेता थे। राजा ने सख्ती से उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली और उनको अपनी रियासत से बाहर निकाल दिया। राजा ने राजा बयाड़, जनता भूखी मर रही थी और राजा बड़ी अयासी कर रहा था। 1931 के अंदर राजा ने हवाई पट्टी भी बनवाई, उसके पास हेलीकॉप्टर था।
1933 के अंदर राजा ने शाही खानदान में शादी की और इसका 3 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से जनता पर टैक्स डाल दिया और 20,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। जनता ने इसके विरोध में विद्रोह कर दिया और पंचायतें की, जिसका पंचायत का मुखिया सूबेदार दिलसुख गांव कांसनी वाले को चुना गया। और जनता ने आंदोलन के अंदर बहुत से जो नाजायज टैक्स राजा ने लगाए थे उनको जो वापस लेने की प्रार्थना की। ऐसी प्रार्थना के लिए गांव चैड कला के अंदर 6 अगस्त 1935 को पंचायत की गई। लेकिन राजा ने जो वहाँ पर बड़ी शक्ति की, लोगों को पीटा, गांव को जो वो लूट लिया और लूट से जो 5 किलो सोना और 3 मन चांदी इकट्ठी कर ली। लोगों ने विद्रोह किया। राजा ने जो चैड कला के नंबरदार रामनाथ जी व सदाराम जी, सिंघानी के नंबरदार तिरखाराम और सरदारा राम तो पहाड़ी के उद्यमी राम जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में जो 8 अगस्त 1935 को सिंघानी गांव में फिर पंचायत की। राजा ने जो अंग्रेज़ों की मदद से गोरखे बुला लिए और उन्होंने पंचायत के ऊपर, जनता के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें 22 व्यक्ति मारे गए और बहुत से घायल हो गए। मरने वालों में हर एक जाति के और हर एक वर्ग के लोग थे, जैसे जिनकी सूची 6 अगस्त 1935 को 6 सितंबर 1935 को गणेश अखबार में छपी थी। जैसे लालजी पुत्र कमला अग्रवाल, शिव पुत्र धर्मा अग्रवाल, पीरू पुत्र जयराम जाट, श्रीमती सुंदरी वाइफ ऑफ झंडूराम नंबरदार गांव सिकानी, शिवचंद्र पुत्र खूबी धानक, मामचंद्र पुत्र गोदा खाती गांव गिगनाऊ। इन मरने वालों में ज़्यादातर लोग गांव सिंघानी, चैड कला, गोठड़ा और गिगनाऊ के थे। अनेक लोग घायल हुए और बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबेदार दिलसुख राम कांसनी वाले के वारंट जारी कर दिए, लेकिन विद्रोह को दबाया नहीं गया। बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसके विरोध में सन 1936 में जो लोगों ने विद्रोह जारी रखा, लेकिन गांव बुढ़ेड़ा में थाना होता था, उसको बदलकर चैड कला में जो बदल दिया गया। लोगों ने थानेदार शंभू खान को गिरफ्तार कर लिया। गांव चैड कला में आग लगा दी गई और बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस 22 जून 1938 को लुहारू में चौधरी रामस्वरूप व श्री मामराज जी को फांसी दे दी गई। उन्होंने सेठ हरिराम की गोली मारकर हत्या की थी, क्योंकि सेठ हरिराम जो वो राजा का आदमी था और विद्रोहियों के खिलाफ जो गलत टिप्पणियाँ करता था। इस रियासत के अधिकतर गांव सोरान गोत्र के थे, जिसको जो सोरान बावनी भी कहते हैं। लुहारू के अंदर 1938 में मंडी बनी। राजा जो जनता टैक्स के बोझ से उनके तले दबी हुई थी, लेकिन राजा जो अपनी कोठी बनवा रहा था, जिसका नाम हंटिंग लॉज रखा। 1935 में राजा ने कोठी बनवानी शुरू की और जो कि 1944 में पूरी हुई। सूबेदार दिलसुख राम ने संघर्ष जारी रखा। वो लॉर्ड वायसरेयों को भी चिट्ठियाँ लिखता रहा। इससे जो वायसरे के कहने से राजा ने जनता के कुछ टैक्स कम भी कर दिए। लुहारू के अंदर जो 1940 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई, लेकिन 29 मार्च 1941 को स्वामी प्रतानंद पर आक्रमण कर दिया गया। बहुत से आर्य समाजी घायल हो गए। आर्य समाजों ने लुहारू स्टेट के अंदर बहुत काम किया। स्वामी कर्मानंद ने अनेक पाठशालाएं खुलवाई, जैसे हरियाबास, दमकोरा, चैरखुर्द, गोकलपुरा, बारवास मुख्य हैं। 20 सितंबर 1946 को प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल वालों ने बड़ा संघर्ष किया। पहला लुहारू रियासत का पहला MLA भगत बूजाराम था और दूसरा चंद्रभान ओबरा वाले थे। उनके प्रयासों से जो लुहारू रियासत को आज़ाद करवाया गया, लेकिन राजा नवाब ने अपनी रियासत का विलय बीकानेर रियासत में कर दिया। प्रजामंडल वालों के प्रयास से जो दोबारा इसको जो 23 फरवरी 1948 को पंजाब के अंदर विलय किया गया। अब 1947 में देश का बंटवारा हो गया और जो आखिरी नवाब जो था अमीनुद्दीन अहमद खान था, जो 1926 से 1947 तक रहा। नवाब अमीनुद्दीन खान जो था, 1947 से 1947 तक रहा। नवाब अमीनुद्दीन खान जो था, 1926 से 1947 तक रहा। नवाब अमीनुद्दीन खान जो था, 1947 से 1947 तक रहा। नवाब अमीनुद्दीन खान जो था, 1926 से 1947 तक रहा। नवाब अमीनुद्दीन खान जो था, 1926 से 1947 तक रहा।
वो उसने वो भारतीय सेना में था। 1961 में गोवा आज़ाद करवाया, उस सेना में उसका विशेष रोल था। उसके बाद वो राजस्थान असेंबली का मेंबर भी बना और फिर वो जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के गवर्नर भी रहे और 1983 में उनका स्वर्गवास हो गया। 1971 के अंदर लुहारू के किले को नवाब ने हरियाणा गवर्नमेंट को दे दिया। उसमें हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिस चलते थे, लेकिन आजकल वो टूटी फूटी हालत के अंदर है, जो एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है। लुहारू रियासत के अंदर बहुत से मुख्य व्यक्ति हुए हैं, जैसे दाग देलवी। शायर मुनव्वर राणा कहता है कि दाग देलवी को जो है वो गालिब से भी बड़ा शायर मानता है। वो कहता गालिब के खुद सी शेर गहरे हैं, जबकि दाग देलवी का हर एक शेर जो है वो बड़ा गहरे ज्ञान से भरा हुआ है। दाग देलवी दूसरे नवाब शमसुद्दीन का बेटा था। गालिब का भी जो लुहारू रियासत से ताल्लुका था। वो जो रियासत के पहले नवाब अहमद बख्श खान के छोटे भाई इलाई बख्श खान की बेटी उमराव जान के साथ ब्याह हुआ था। सर सैयद अहमद खान की भी, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी, उसका भी लुहारू रियासत से रिश्तेदारी थी। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा, फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के राष्ट्रपति 1974 से स्वतंत्रता रहे, वो भी लुहारू रियासत के रिश्तेदार थे। और लुहारू रियासत के राजा की पहली बेटी जो नवाब के अमीनुद्दौला की बेटी शाहबानो, वो जो है इस्लामाबाद में रहती है और पाकिस्तान के एम्बेसडर MS कुरैशी के साथ उसकी शादी हुई थी। उसका बेटा आजकल पाकिस्तान का कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर है। दूसरी बेटी नूरबानो थी, जिसकी शादी रामपुर के नवाब के साथ हुई थी, जो 11वीं और 13वीं लोकसभा की सदस्य भी रही। दुरूमिया भी इसी खानदान का, जो राजस्थान असेंबली का मेंबर रहा और हेल्थ मिनिस्टर रहा। आजकल जो है वो बीकानेर जयपुर में रहते हैं। लुहारू खानदान के अधिकतर सदस्य 1947 के अंदर पाकिस्तान में चले गए और वो आजकल लाहौर में रहते हैं, जैसे कि ब्रिगेडियर मिर्जा हमीद हुसैन। वो इसके अतिरिक्त और भी बहुत से इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। जय हिंद।